नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम बात मुलाकात में। मैं ज्योति प्रकाश रंगा। हमारे खास मेहमान ओएसडी सीएम अशोक गहलोत, लोकेश शर्मा जी आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं। बातचीत करेंगे हम, चूँकि सरकार के 4 साल पूरे हो गए हैं और 4 साल पूरे होने के बाद में अंतिम बजट भी हम कहें सरकार ने पेश कर दिया है। बजट में बहुत सारी बातें लोक कल्याण के लिए हैं। सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो पहले वादे किए गए थे, उनके क्रियान्वयन से लेकर के अब जो नई बातें आई हैं उनको लेकर के बात करेंगे। खास बात करेंगे हम जिस बात को लेकर के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि केंद्र सरकार से किसी भी रूप में संघर्ष करना पड़े करेंगे, वो है ओएसडी यानी पुरानी पेंशन स्कीम। लोकेश जी, स्वागत है आपका। चूँकि सारी जो योजनाएं हैं उनसे आपका गहरा जुड़ाव रहता है। इस बार का जो बजट है, इस बजट से पहले भी शोर था, चर्चाएं थी, लोगों की उम्मीदें बंधी थी और कहीं कहीं वो उम्मीदों के अनुकूल आया भी, जिनमें मैं बात करूंगा कि उज्ज्वला योजना की जो महिलाएं हैं उनको 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात हो, बिजली फ्री करने की बात थी, लेकिन 100 यूनिट बिजली फ्री होना भी एक गरीब आदमी के लिए शून्य के बराबर बिजली का बिल हो गया। चिरंजीवी योजना जो थी उसे लेकर के बड़ी बात हुई, जब 25 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो एक सामान्य और गरीब आदमी का। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन हम आपसे ही जानेंगे कि ये सब कुछ क्या चुनावी स्टंट बन करके रहेगा या हकीकत की धरातल पर भी आएगा। देखिए, बजट को लेके हमेशा से विपक्ष आरोप लगाता रहा है कि जो आखिरी बजट होता है, जो शासन के 5वें साल का, जिसे हम 5वां बजट कहते हैं, उसे सामान्य तौर पर चुनावी बजट के रूप में ही लिया जाता है और इसी रूप में कहा जाता है कि ये तो सिर्फ घोषणाएं की जा रही हैं या चुनाव जीतने के मकसद से इस तरीके की बातें की जा रही हैं। आपको भी ध्यान होगा कि मुख्यमंत्री जी की मंशा जिस दिन से सत्ता संभाली है तब से बिल्कुल क्लियर है, उनका कंसेप्ट क्लियर है। प्रदेशवासियों के लिए, इस प्रदेश की जनता के लिए उनके दिल में जो भावना है, उसी भावना को वो हमेशा व्यक्त करते आए हैं। उन्होंने सिर्फ कभी भी यानी चुनाव जीतने के पर्पज से या मत हासिल करने के लिए कोई झूठे वादे आज तक नहीं किए। सरकार आने से पूर्व आपको पता होगा कि कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो जारी किया था, उस मैनिफेस्टो की क्रियान्विति लगभग पूर्ण होने को है। यानी 80 से 85% तक की घोषणाएं उस मैनिफेस्टो में जो की गई थी वो पूर्ण होने को हैं, हो चुकी हैं लगभग। अब साल भर बचा है, हम 100% अपनी मैनिफेस्टो में की गई बातों को, की गई घोषणाओं को पूरा करेंगे। इसी तरीके से 4 साल में जो बजट आज तक लाए गए, उनकी क्रियान्विति किसी से छुपी हुई नहीं है। आप लगातार देख रहे हैं कि जितनी बातें, जितनी घोषणाएं, जितना बजट जो किसी भी योजना के लिए जारी किया गया, वो पूरी तरीके से क्रियान्वित हुआ। और एक ऐसे माहौल में, जबकि इस प्रदेश ही नहीं पूरे विश्व में एक महामारी थी जिसको हम सब ने भोगा है, इस प्रदेश की हर जनता ने, हर व्यक्ति ने उसका सामना किया है, लेकिन उस सामना करने में जिस दृढ़ता से सरकार ने आम जन का सहयोग किया है वो काबिल तारीफ है। हर व्यक्ति इस बात को जानता है कि अगर सरकार का सहयोग नहीं होता तो ये जो जीवन आज आप देख रहे हैं, जिसको बचाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने लगातार प्रयास किए, वो कहीं ना कहीं सरकार का एक बड़ा सहयोग रहा। लोगों को सकारात्मक उम्मीद मिली, सकारात्मक सहारा मिला। इसी वजह से सबके सहयोग से जो मुख्यमंत्री जी की प्राथमिकता थी कि जीवन बचना चाहिए, उस जीवन को बचाने में हम कहीं ना कहीं बहुत अधिक रूप में सफल हो पाए। लोकेश जी, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन सरकार के स्तर पर कई तरह की चुनौतियों का सामना इस बार मुख्यमंत्री जी को भी करना पड़ा है। वो चाहे सरकार के भीतर की बात करें, सरकार के बाहर की बात हम करें। बहुत सारी अच्छी योजनाएं, चाहे हम राजीव गांधी ग्रामीण खेलकूद की बात को भी अगर ले लें, उस योजना के माध्यम से उन्होंने गांव-गांव और ढाणी-ढाणी लोगों को खेलों के माध्यम से स्वस्थ बनाने की अपील की। पालनहार योजना के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लोगों के सामने आई। निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण करने को लेकर के, काली बाई भील स्कूटी वितरण कर, ये सारी योजनाएं जो हैं वो चल रही है। लेकिन इस बार जो है वो अभी तक जैसी मेरी जानकारी में है कि जो साइकिल्स हैं वो कहीं न कहीं अभी ऑक्शन के अभाव में जिन छात्राओं को मिलनी चाहिए वो लंबे समय से पड़ी है। और भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जिनको लेकर के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इन बातों से, इन योजनाओं से इस बार फिर से सरकार को आप अपील कर सकते हैं? देखिए, योजनाएं जन कल्याणकारी होती हैं। किसी भी प्रदेश में जो शासक है
जो प्रदेश को चला रहा है वो अपनी भावना के अनुरूप जनता के साथ किए गए वादों को पूरा करता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी जिस संवेदनशीलता के साथ उस भावना को व्यक्त करते हैं उसको पूर्ण करने की क्षमता भी रखते हैं और उसी तरीके से उसी दिशा में आगे भी बढ़ रहे हैं। आपने देखा होगा कि उनका जो सपना है, निरोगी राजस्थान के रूप में उन्होंने एक सपना देखा और उनकी सोच है कि प्रदेश का हर व्यक्ति निरोगी रहे, क्योंकि हमने आज तक शास्त्रों में भी जाना है कि पहला सुख निरोगी काया। अगर काया निरोगी है तो हम बाकी सब काम करने में सक्षम होते हैं। तो उसी भावना से उन्होंने प्रदेश के हर व्यक्ति के लिए चिकित्सा के क्षेत्र में जो क्रांतिकारी सुविधाएं देने का काम किया है, यानी कोई भी व्यक्ति पैसों के अभाव में चिकित्सा के लिए मोहताज ना हो, ऐसी व्यवस्था उन्होंने कर दी है। गरीब से गरीब व्यक्ति भी एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने लिए अच्छा इलाज हासिल कर सकता है। उसे ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि मेरे किसी परिचित के या मेरे स्वयं के इलाज में लाखों रुपए का जो खर्चा होगा वो कहाँ से आएगा। आज उसे ये सोचने की आवश्यकता नहीं है कि मुझे मेरा घर गिरवी रखना पड़ेगा, मेरे गहने गिरवी रखने पड़ेंगे या कुछ बेचना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था इस प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने की है कि चाहे 10 लाख रुपए खर्च हों, 15 लाख रुपए खर्च हों, अब तो सीमा बढ़ाकर 25 लाख तक कर दी गई है। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी व्यक्ति जिसको गंभीर से गंभीर बीमारी हो उसके लिए ये 25 लाख भी कम पड़ेंगे। उसके बाद भी आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एक ऐसा शरीर में अगर किसी व्यक्ति का कोई अंग काम करना बंद कर देता है तो उसके प्रत्यारोपण में बहुत भारी खर्चा आता है, उस खर्चे तक को भी निःशुल्क किया हुआ है। यानी चिकित्सा को लेकर कोई भी आम व्यक्ति किसी तरह से परेशान ना हो, इसकी व्यवस्था कर दी है। तो देखिए, प्रदेश के विकास में या प्रदेश के एक आम व्यक्ति को सबसे आवश्यक क्या होता है? चिकित्सा और शिक्षा दोनों ही पूर्ण रूप से निःशुल्क कर दिए गए हैं। जो व्यक्ति शिक्षित होगा निश्चित रूप से उसका भविष्य उज्जवल होगा, वो अपने भविष्य को बना पाएगा, स्वयं अपने पैरों पे खड़ा हो पाएगा। शिक्षा निःशुल्क कर दी, उसी तरीके से चिकित्सा में कहीं कोई पैसा नहीं। तो जब हम काम कर रहे हैं, ऐसी ऐसी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जिससे कि प्रदेश के हर उस व्यक्ति को लाभ मिले, वो उसका पात्र है, तो क्यों ना हम उन योजनाओं की जानकारी और उनका प्रचार प्रसार भी करें। तो हमारी योजनाएं और हमारे कामकाज को अगर हम जनता के बीच लेकर जाते हैं तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि हमने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए उनको किया है। हमने काम किया, काम करने के बाद हम उसका प्रचार करेंगे, प्रसार करेंगे, ताकि आम व्यक्ति को ये महसूस तो हो कि इस संवेदनशील सरकार ने, प्रदेश के इस मुखिया ने उनके लिए किया क्या क्या है। एक बड़ा काम और किया लोकेश जी, वो भी आप कह सकते थे, इंदिरा रसोई योजना के बारे में। वो तो आप सब लगातार देख ही रहे हैं कि हर वर्ग के लिए, चाहे वो देखिए स्टूडेंट हो, छात्र हो कहीं का, या आजकल हम कहते हैं कि जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि वो किसी दूसरे शहर में जाते हैं तो खाने की व्यवस्था कैसे करें। इतना शुद्ध और पौष्टिक भोजन मात्र 8 रुपये में जब इंदिरा रसोई में मिल रहा है तो मुझे लगता है कि हर उस व्यक्ति की वो परेशानी तो हल हो गई है जिसके लिए वो सोचता है कि मैं अगर किसी दूसरे शहर में गया या अपने शहर में भी कामकाज की तलाश में मैं घूमा तो मैं खाना कहाँ खाऊंगा। एक सबसे बड़ा काम कि व्यक्ति खाने को लेकर, उसकी व्यवस्था को लेकर निश्चिंत हो गया है। वो अपना फोकस उस जगह कर सकता है जिस के लिए वो गया है, चाहे वो उसकी पढ़ाई हो या उसका व्यवसाय हो, उसकी नौकरी हो, जिस भी क्षेत्र में वो आगे बढ़ना चाहता है वहाँ वो फोकस करके अपने जीवन को आगे के पथ पर अग्रसर कर सकता है। लोकेश जी, आप बहुत करीब रहे हैं सीएम साहब की सोच को, उनके विचारों को, उनके आइडियोलॉजी को, और वो क्या कर रहे हैं या क्या कर सकते हैं उनको आप बहुत करीब से जानते हैं। एक निजी सवाल आपसे ही है, हालांकि ये सवाल खुद मुख्यमंत्री जी से ही करें तो ज़्यादा बेहतर, कि प्रदेश के मुख्यमंत्री की तुलना में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आप पद, जब सब लोग मान रहे थे कि अगर नरेंद्र मोदी को कोई भी कांग्रेस का नेता अगर टक्कर दे सकता है तो वो है अशोक गहलोत। ऐसे में क्या ऐसा कारण रहा कि उन्होंने उसको क्विट करते हुए मुख्यमंत्री पद पर ही रहने का फैसला किया? देखिए, प्रदेश के मुख्यमंत्री की भावना से इस प्रदेश का ही नहीं, देश का लगभग हर वो व्यक्ति वाकिफ़ है जो ये जानता है कि जनहित क्या होता है, लोक कल्याण क्या होता है। जो उसकी परिभाषा को समझता है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के
स्वभाव, उसके नज़रिए और उसके विज़न से वाकिफ़ होगा। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में से चयन करने की, ये उनका स्वयं का फैसला रहा होगा। और जितना निकट से मैं जानता हूँ, उनकी पहली प्राथमिकता, वो आज भी कई जगह अपने साक्षात्कार में कहते सुने जाते हैं कि मैं कहीं भी रहूँ, किसी पद पर रहूँ या ना रहूँ, मेरी प्राथमिकता प्रदेशवासियों की सेवा करना रहेगी। तो जो व्यक्ति अपने प्रदेश को लेकर, अपने प्रदेशवासियों को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित रहता है, इतना सोचता है, मुझे लगता है अब पद तो उनके लिए बहुत छोटी चीज़ हो गई है। तो इसलिए उतने बड़े पद के लिए उन्होंने क्यों इनकार किया होगा या क्या कारण रहे होंगे, इसका जवाब बहुत अच्छे तरीके से तो शायद वही दे पाएंगे। लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी लंबे समय से साथ हूँ और इन चीज़ों को थोड़ा नज़दीक से मैं देख पाता हूँ, तो मुझे लगता है कि प्रदेश के प्रति समर्पण की और काम करने की जो उनकी भावना रही है, वो अपने प्रदेशवासियों से किसी भी रूप में ज़्यादा लंबे समय तक दूर रहने के लिए नहीं जाना चाहते होंगे। बहुत सारे सवाल हैं, हम बहुत सारे सवाल कर भी सकते हैं, लेकिन हम इस बात से वाकिफ़ हैं कि वो गांधीवादी आइडियोलॉजी के आदमी और वो एक तरह से गांधी को फॉलो करते हैं। गांधी को फॉलो करने के नाते उन्होंने प्रदेश में शांति और अहिंसा विभाग की भी स्थापना कर दी, जो पूरे देश में एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर उन्होंने शांति और अहिंसा विभाग की स्थापना की। फिलहाल एक घोषणा हुई जिनमें उनके जो डायरेक्टर मनीष शर्मा है वो यहाँ पर आए, उन्होंने बोला कि करीब 50,000 पद जो हैं वो महात्मा गांधी प्रेरकों के वो निकाल रहे हैं। इसमें एक बड़ी बात जो लगी मुझे, लोकेश जी, चूँकि मैं लोगों से मिलता रहता हूँ, गांधी को समझने वाले, गांधी को जानने वाले, गांधी की आइडियोलॉजी के साथ ऐसे 50,000 प्रेरकों को ढूंढ पाना या उनको ट्रेंड कर पाना कितना मुश्किल होगा? देखिए, संख्या पे मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं जाना चाहूँगा गांधी के विचारों पर। गांधी जी के विचारों को जितना आत्मसात करके हम उनको प्रचारित और प्रसारित करें और जितना उसे जीवन में उतारें, मुझे लगता है उसका फ़ायदा हर उस व्यक्ति को होगा जो शांति से अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है, जो अपने जीवन को उन्नति के पथ पर अग्रसर करना चाहता है। उसके लिए गांधी से बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। एक ऐसा व्यक्ति जिसने शरीर पे वस्त्र तक धारण नहीं किए हों, उसने इस देश में वो अलख जगा दी जो शायद कोई दूसरा नहीं जगा पाया था। तो उनके व्यक्तित्व से प्रेरणा लेकर, उनके पद चिन्हों पर चलकर अगर कोई आगे बढ़ना चाहता है और उसके लिए शांति अहिंसा विभाग कोई कार्य कर रहा है, या वो ये चाहता है कि हम ऐसे जो नौजवान हैं उनको गांधीवादी विचारधारा से प्रेरित कर और उनको इस तरह से ट्रेन करें कि वो भी आगे समाज में जाकर इस विचारधारा को आगे बढ़ाएं। यही था कि बेरोजगारी की बाढ़ इस तरह की है लोकेश जी कि खास तौर से सरकार के जो अंग होते हैं, सरकार से जुड़े लोग होते हैं, सिफारिशों के तौर पर जब हम महात्मा गांधी प्रेरकों की भर्ती भी बात करेंगे तो फिर उनमें 4 इनके यूं करके और वो 50,000 का कोरम पूरा कर दे, फिर हमारा जो ऑब्जेक्ट है या हमारा जो मिशन है वो इस वजह से अधूरा न रह जाए जिस ऑब्जेक्ट और जिस मंशा के साथ मुख्यमंत्री जी इस विभाग का गठन किया। नहीं, देखिए, मंशा पर तो कहीं किसी तरह का सवाल उठ ही नहीं सकता। एग्जीक्यूशन की बात कर रहा हूँ। और जिस ऑब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं कि उनके विचारों को फॉलो करने वाले, तो समय भले ही लगेगा, ज़रूरी नहीं है कि जिस तरह की संख्या की घोषणा की गई है वो तुरंत मिल जाए। ठीक है, उन लोगों को जो सबसे पहले तो जो शांति में विश्वास रखते हैं, जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, गांधी तो अपने आप में एक विचार है। ठीक है, ऐसे लोगों को चिन्हित करना जिनकी जो पढ़ाई लिखाई है, जिनका स्वभाव शांत है, जो अहिंसा में विश्वास रखते हैं, ऐसे लोगों का चयन करने के बाद उनको उस विचारधारा से जोड़ते हुए उन्हें आगे बढ़ाने के लिए ट्रेन करना और फिर उन्हें इस बात का प्रशिक्षण देना कि आपको समाज में कैसे इस विचारधारा को आगे बढ़ाना है, उसमें लंबा समय लगेगा। लेकिन ये एक सतत योजना गेम चेंजर हो सकती है। ये एक सतत प्रक्रिया होगी कि ऐसे लोगों का चयन किया जाए और उन्हें समाज के भले के लिए गांधी के विचारों के साथ आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाए। जहाँ तक गेम चेंजर की बात है, हम इसे राजनीति से नहीं जोड़ना चाहते। इनका चयन होना या इनको समाज में गांधीवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार के लिए आगे बढ़ाना कोई चुनाव जीतने का मकसद नहीं है। इसका सीधा सा उद्देश्य, जैसे आपने स्वयं ने कहा, कि देश भर में सिर्फ एकमात्र राज्य ऐसा है जिसमें शांति और अहिंसा निदेशालय की स्थापना हुई है, विभाग बन गया है। विभाग तो ये तो इतनी बड़ी सोच के साथ काम करने वाले मुख्यमंत्री जी, मुझे नहीं लगता कि ऐसे इस प्रोग्राम के लिए
कहीं कोई चुनावी फायदे का सोच रहे हैं। ये तो लोगों के विचार हो सकते हैं, विपक्ष के विचार हो सकते हैं कि इनका उपयोग उस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति शांतिपूर्ण तरीके से अहिंसा को आत्मसात करते हुए अपने जीवन को उच्चतम स्तर पर ले जाना चाहता है, उसके लिए गांधी का रास्ता सबसे बड़ा रास्ता हो सकता है। लोकेश जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। लोकेश शर्मा जो है वो ओएसडी के साथ रहते हुए तो अपनी भूमिका से न्याय करते हुए दिखते हैं, लेकिन उसके बरक्स एक और उनका व्यक्तित्व तो नज़र आता है, वो है आम लोगों से उनका मेल जोल, आम लोगों से उनकी बातचीत, आम लोगों से उनका इंटरेक्शन। क्या इस बार का चुनाव होगा उसमें कहीं लोकेश शर्मा पार्टी के प्रत्याशी के रूप में दिखेंगे? देखिए, ये तो समय बताएगा। और रही बात मेरे लोगों से मिलने जुलने की, तो ये मेरा आज का काम नहीं है। मैं बहुत लंबे अरसे से, लगभग मुझे 20 वर्ष हो गए हैं, इस प्रदेश के लगभग हर हिस्से में युवाओं के साथ एक ऐसा संपर्क मेरा बना, क्योंकि 2013 में जब हमारी सरकार चली गई थी, उसके बाद मैंने एक छोटा सा सपना देखा कि प्रदेश में युवाओं की एक ऐसी टीम होनी चाहिए जो आजकल के जो माध्यम हैं, जिन्हें हम अब डिजिटल प्लेटफॉर्म्स कहने लगे हैं, जिसे हम सोशल मीडिया कहने लगे हैं, उसका उपयोग सकारात्मक तरीके से करना शुरू करें। और जो लोग भी थोड़े बहुत उन माध्यमों पे सक्रिय पाए गए, मैंने उन सब लोगों को फिल्टर करके इकट्ठा करना शुरू किया। और प्रदेश के हर कोने से, चाहे वो जैसलमेर हो, बीकानेर हो, जोधपुर हो, कोटा हो, सवाई माधोपुर हो, हनुमानगढ़ हो, गंगानगर हो, यानी तमाम ऐसे ज़िले जहाँ पर भी कोई व्यक्ति मुझे उन प्लेटफॉर्म्स पर सक्रिय नज़र आया, मैंने उनको संपर्क किया। संपर्क करने के बाद उनके साथ जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, उन्हें हमारे मुख्यमंत्री जी की भावना, हमारी जो सरकार रही उसने जो काम किए उनके बारे में अवगत कराया। और साथ में ये कहा कि जब इन प्लेटफॉर्म्स पर व्यक्ति अपनी फ़ोटो डालकर खुश होता है, यानी जब वो अपने परिवारजनों का या अपनी खुद की एक्टिविटीज़ को डाल के ये देखता है कि इस पर कितने लोगों के किस किस तरह के रिएक्शंस आए या कमेंट आए, और उनको देखने के बाद वो खुश होता है, उसे लगता है कि मेरी बात को देखने वाले या सुनने वाले 50 लोग थे, 100 लोग हो गए। तो ऐसे प्लेटफॉर्म्स का अगर सकारात्मक तरीके से सरकार ने जो काम किए, हमारी सरकार ने, उनकी तुलना अब जो वर्तमान चल रही है सरकार उससे करते हुए आगे बढ़ा जाए, तो निस्संदेह है इसका एक क्रांतिकारी परिवर्तन हो सकता है। इस प्लेटफॉर्म पर भी आपको नहीं लगता क्या कि ये जो है वो कहीं दिए और तूफान की लड़ाई है? एक बड़ा नेटवर्क, एक बड़े संसाधन, एक बड़ी, देखिए उन्होंने तो इसे कमर्शियली यूज़ करना शुरू कर दिया था, और हमने हमारी विचारधारा वाले लोगों को इकट्ठा करना शुरू किया और उनको धीरे धीरे प्रशिक्षित करना शुरू किया कि इन प्लेटफॉर्म्स पे अगर हम सक्रिय रूप में नहीं आए तो हमारी विचारधारा को आगे बढ़ने में मुश्किलें होंगी। क्योंकि अब ये प्लेटफॉर्म्स इतना बड़ा रूप धारण कर चुके हैं, यहाँ बल्क में ऑडियंस हैं जो बातों को सुनती हैं, समझती हैं, और कई ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर भ्रांतियाँ फैलाने का काम करते हैं। आपको तो इस बात की जानकारी ही होगी कि प्रदेश में विपक्ष के तमाम बड़े बड़े वो चेहरे, चाहे विपक्ष के प्रदेश अध्यक्ष हों या जिनके बारे में आप लगातार जानते हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जिन्होंने आपको पता होगा मेरे ऊपर एक FIR तक दर्ज करवा रखी है, वो हों, और भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो लोग जो इन प्लेटफॉर्म्स का उपयोग करते हैं, उन्होंने कई बार प्रदेश के मुखिया की और प्रदेश सरकार की छवि को धूमिल करने का कुत्सित प्रयास किया। लेकिन हर बार हमने और हमारे साथियों ने उनके फैलाए हुए भ्रम का तथ्यात्मक तरीके से जवाब दिया, सच के साथ जवाब दिया। उस जवाब का उनके पास जवाब होना संभव ही नहीं था, तो जब जब भी उन्होंने प्रयास किए उनको अपने मुंह की खानी पड़ी। ये तो और ऐसी चोट उन्हें लगी कि वो अपने ही लोगों के बीच में उनके लिए प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया कि आपने ऐसा क्यों किया बिना जानकारी के। उन्होंने कभी ये सोचा भी नहीं होगा कि राजस्थान में एक व्यक्ति और उनके साथ जुड़े हुए लोगों की टीम इस तरीके से उनके ऊपर हमलावर हो सकती है कि उनको अपने लिखे हुए शब्द वापस लेने पड़ेंगे या मिटाने पड़ेंगे। लेकिन आज हमने वो स्थिति उत्पन्न कर दी है। कुल मिलाकर के आपकी दूरदर्शिता रही कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपने पूरे राजस्थान में एक शानदार तरीके से काम किया। और खैर, हम इसी प्रश्न पर आते अभी विपक्ष को लेकर के भी और प्रदेश की जनता को लेकर के, चूँकि होली का त्यौहार बहुत करीब है,
और लोकेश जी का हमने समय लिया। बीकानेर में होली की अपनी एक अलग तरह की रंगत होती है। इससे पहले की होली की शुभकामनाएं हमारे विनय एक्सप्रेस के माध्यम से आप तमाम दर्शकों को दें। विपक्ष को लेकर के आप क्या कहें? देखिए, विपक्ष के बारे में तो क्या कहना है। विपक्ष को जिस तरह से वो काम कर रहा है, जिस तरीके से अभी उसकी हालत है, विपक्ष की प्रदेश में भी कोई भूमिका ही नहीं बची है। देखिए, विपक्ष, हम भी ये बार बार कहते हैं, आपको ध्यान होगा कि स्वयं प्रधानमंत्री जी ने एक भाषण में कहा कि आलोचना और आरोप में अंतर होता है। ठीक है, विपक्ष का काम होता है आलोचना करना, सकारात्मक तरीके से आलोचना करना, और आलोचना के लिए तर्क की आवश्यकता होती है, आरोप के लिए तर्क नहीं आवश्यक होता है। आरोप किसी पे भी लगाया जा सकता है, मेरे ऊपर लगा सकते हैं, इन पे लगा सकते हैं, आप पे भी स्वयं पे आरोप लगाया जा सकता है। तो विपक्ष ने आज तक सिर्फ आरोप लगाने का काम किया है। उनके पास आलोचना करने का तो किसी को भी अधिकार भी नहीं है, क्योंकि किसी भी हमारे काम पर अगर सवाल करने की उनके अंदर क्षमता हो तो तथ्य लेकर आएं, सत्य लेकर आएं, तब हमसे सवाल करें, हम हर सवाल का जवाब देंगे। लेकिन आरोपों का तो कोई जवाब नहीं होता। किसी झूठ का कोई व्यक्ति अगर जवाब देने बैठ जाए तो उसके पास तो समय ही नहीं रहेगा सकारात्मक तरीके से काम करने का या अपनी गवर्नेंस को चलाने का। इसलिए हम आरोपों पर नहीं जाते हैं, आरोप लगाते रहें, और विपक्ष ने आज तक यही काम किया है। अगर सकारात्मक तरीके से हमारी आलोचना की जाती तो हम निश्चित रूप पर आलोचनाओं पर ध्यान देते और उनमें सुधार का प्रयास करते। आलोचना इसीलिए तो होती है कि आप कुछ गलत कर रहे हैं और उस गलत की हमें जानकारी दे रहे हैं, तो निसंदेह हम उसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसमें सुधार करेंगे। लेकिन आरोपों का तो कोई जवाब नहीं होता। बहुत सारी बातें रही, बहुत सारे सवालों का जवाब आपने बहुत शानदार तरीके से दिया। चूँकि होली का ये माहौल है, हम शुभकामना दें कि अब ये इलेक्शन ईयर है, सरकार ने इस बजट में जो घोषणाएं करी हैं वो जल्दी से जल्दी जनता तक पहुंचे, जनता को इसका लाभ भी मिले। और आप भी जानते हैं कि ये काम आपके लिए और अधिक चुनौतियों से भरा हुआ है। फिलहाल होली जो रंगों का पर्व है, जीवन में खुशियों के रंग सबके बिखरते रहे। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपको जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनके लिए भी आप अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें। ज्योति प्रकाश जी, एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि भले ही ये चुनावी साल है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार वापसी करेगी, और बहुत मजबूत तरीके से वापसी करेगी। क्योंकि जिस तरह से प्रदेश के मुखिया ने जो योजनाएं चलाई हैं, जो काम आम जनता के लिए किए हैं, जो फैसले लिए हैं, जो हमारी सरकार की उपलब्धियां रही हैं, आम जनता तक वो पहुंच रही हैं, और उन्हें इस बात का महसूस भी हो रहा है कि हमारे लिए सरकार ने क्या किया है। तो निश्चित रूप से हमारे प्रदेश के जो युवा साथी हैं और तमाम कांग्रेस के जो लोग मिलजुल कर ये प्रयास करेंगे और हम सत्ता में वापसी करेंगे। ये हमारा मुख्य ध्येय भी है और उद्देश्य भी है कि हर हाल में हम सरकार की वापसी करवाएंगे। होली का अवसर है, मैं बीकानेर वासियों को इस होली के शुभ अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। रंगों का उल्लास भरा ये त्यौहार आप सभी के लिए मंगलमय हो। सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार, धन्यवाद आप।